नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम नेपाल की हालिया घटनाओं पर गहराई से बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी है ये जिसमें गजब के विरोधाभास हैं। सोचिए जरा, सितंबर 2025 की शुरुआत। एक तरफ सरकार फेसबुक, टिकटॉक जैसे करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा देती है। हाँ, पूरी तरह से बैन। और दूसरी ही तरफ इसी फैसले के खिलाफ सड़कों पर भयानक हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। जिनमें दुर्भाग्य से करीब 20 लोगों की जान भी चली गई। बिल्कुल। और नतीजा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ता है। और इस सब हंगामे के बीच वो सदियों पुराना इंद्र जात्रा उत्सव भी चल रहा था काठमांडू में। वही तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये नेपाल का उथल-पुथल भरा चौराहा, विरोध, राजनीति और लचीलापन नाम की एक लेख या रिपोर्ट पर आधारित है। हमारा मकसद है कि इन घटनाओं को समझें, इनके पीछे की वजह क्या थी, युवाओं और संस्कृति का क्या रोल रहा और नेपाल के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि नेपाल का लोकतंत्र शुरू से ही काफी नाजुक रहा है। जड़ें उतनी गहरी नहीं हो पाई हैं। तो ये जो हाल की घटनाएं हैं, इन्होंने सिर्फ सरकार की स्थिरता पर नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने और देश की दिशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मंथन भी है। हाँ, खासकर नई पीढ़ी के नजरिए से। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उस चिंगारी से जिसने ये सब शुरू किया, सोशल मीडिया बैन और जेन जेड का विद्रोह। 1 सितंबर को अचानक 26 प्लेटफॉर्म्स बंद। हाँ, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रेडिट, सब बड़े नाम शामिल थे। सरकार का तर्क क्या था इसके पीछे? देखिए, सरकार ने कहा कि ये एक अस्थायी उपाय है। उनका कहना था कि ये सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और ऑनलाइन जो गलत सूचना या नफरत फैल रही थी, उसे रोकने के लिए जरूरी था। उन्होंने कुछ वायरल वीडियोस का भी जिक्र किया जिनसे माहौल बिगड़ने का खतरा था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन युवाओं के लिए, खासकर जेन जेड, वो पीढ़ी जो डिजिटल दुनिया में ही बड़ी हुई है, हाँ, जो आबादी का बड़ा हिस्सा भी है, उनके लिए तो ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है, उनकी पहचान पर, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। बाहरी दुनिया से जुड़ने का उनका सबसे बड़ा जरिया तो यही था। यहाँ वो पीढ़ी का अंतर साफ दिखता है। हाँ, पुरानी पीढ़ी शायद अखबार, रेडियो पर निर्भर हो, पर ये नई पीढ़ी, इनका तो सब कुछ ऑनलाइन है। दोस्ती, बहस, आंदोलन, ग्रुप चैट में जुटना, मीम्स से बात कहना, हैशटैग चलाना, ये सब इनके लिए बहुत स्वाभाविक है। और शायद इसीलिए प्रतिक्रिया इतनी तेज हुई। हाँ, सरकार शायद समझ नहीं पाई कि ये डिजिटल स्पेस सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि इस पीढ़ी के लिए नागरिक अभिव्यक्ति का, जुड़ाव का एक जरूरी मंच बन चुका है। जैसे ही बैन लगा, काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर में यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर आ गए। लगभग तुरंत हाथों में प्ले कार्ड्स लिए, हम चुप नहीं हैं, बिल्कुल। वी आर नॉट साइलेंट। और ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। कहा जा रहा है कि 2006 के जन आंदोलन के बाद ये युवाओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। हाँ, वही 2006 का आंदोलन जिसने राजशाही को खत्म किया था। तो वो यादें भी ताज़ा हो गईं। तो सरकार ने कैसे गंभीरता से लिया शुरू में, या उन्हें अंदाजा नहीं था? मुझे लगता है शुरू में उन्होंने शायद इसकी ताकत को कम आंका। उन्हें लगा होगा कि ये कुछ यूनिवर्सिटी कैंपस तक ही रहेगा या कुछ दिन में शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, तीसरे दिन तक तो हजारों लोग सड़कों पर थे और धीरे धीरे नारों का फोकस भी बदलने लगा। अच्छा, सिर्फ सेंसरशिप के खिलाफ नहीं? नहीं, अब बातें होने लगी भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, सरकार में जवाबदेही की कमी की। ये सिर्फ डिजिटल अधिकारों की लड़ाई नहीं रही, ये व्यवस्था से बढ़ते असंतोष का एक बड़ा प्रतीक बन गया। और फिर हालात बिगड़े, हिंसा हुई। हाँ बिल्कुल। पुलिस ने पहले आंसू गैस, पानी की बौछारें इस्तेमाल की, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो कुछ जगहों पर बल प्रयोग बढ़ गया, गोलियां भी चलीं। और मौतें भी हुई। हाँ, हफ्ते के अंत तक खबरों के मुताबिक कम से कम 19 प्रदर्शनकारी मारे गए थे और सैकड़ों घायल थे। और विडंबना देखिए, सरकार सूचना रोकना चाहती थी ऑनलाइन, और वही ऑनलाइन दुनिया, उसी ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। लोगों ने वीपीएन इस्तेमाल किए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हाँ, जिससे लोकेशन छिप जाती है और ब्लॉक साइट्स खुल जाती हैं। बिल्कुल। फिर पड़ोसी देशों से तस्करी वाले सिम कार्ड इस्तेमाल हुए और विदेशों में जो नेपाली समुदाय है, उनके नेटवर्क्स के जरिए ये तस्वीरें, ये वीडियोस, पुलिस एक्शन की खबरें पूरी दुनिया में फैल गईं। आवाज दबाने की कोशिश ने आवाज को और बुलंद कर दिया। अनजाने में ही सही, पर हाँ, जाहिर है बाहर के देशों से भी प्रतिक्रिया आई होगी मानवाधिकारों के हनन पर। हाँ बिल्कुल आई। दुनिया भर से चिंता जताई गई।
बड़े मानवाधिकार संगठनों ने गोलीबारी की निंदा की, कई दूतावासों ने भारत और चीन समेत संयम बरतने की अपील की। लेकिन देश के अंदर क्या असर हुआ इसका? वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण था। जो गुस्सा शुरू में सिर्फ युवाओं में था, वो धीरे धीरे उनके पेरेंट्स तक, टीचर्स, प्रोफेशनल्स तक फैला। यहाँ तक कि सत्ताधारी गठबंधन के ही कुछ पुराने नेताओं ने भी ओली की इस कठोर रणनीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो ये सिर्फ सड़क का विरोध नहीं रह गया था? नहीं, ये सरकार की राजनीतिक और नैतिक वैधता पर ही सवाल बन गया था। तो इस बढ़ते दबाव के बाद ओली ने क्या किया? क्या वो पीछे हटे? हाँ, 7 दिनों के तनाव के बाद उन्होंने कुछ कदम वापस लिए। सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया, जो एक मुख्य मांग थी। अच्छा। लेकिन साथ ही काठमांडू जैसे शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया, स्थिति संभालने के लिए। और हिंसा की जांच? उसके लिए एक पैनल बनाने की घोषणा की, 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे और घायलों के इलाज का भी वादा किया। पर क्या ये काफी था प्रदर्शनकारियों के लिए? क्या वे मान गए? लगता तो नहीं, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सरकार पर से भरोसा उठ चुका था। तो वो सड़कों पर डटे रहे। हाँ, और अब उनकी मांग सिर्फ बैन हटाना नहीं थी, अब वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण रहा होगा। बहुत ज्यादा। सेना बुलाने की अफवाहें थीं। कुछ दूर के जिलों से सरकारी इमारतों में आगजनी की खबरें आईं। अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। ऐसा लगने लगा था कि देश शायद अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। और फिर 8 सितंबर को ओली ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, आप इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या हकीकत को मानना कि अब उनका नियंत्रण खत्म हो गया था। इस्तीफे से वो तात्कालिक संकट तो कुछ कम हुआ, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। पावर वैक्यूम। मतलब सत्ता खाली हो गई और पता नहीं था कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। ओली के इस्तीफे के बाद क्या हुआ? कोई समाधान निकला? इस्तीफे के फौरन बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शांति और बातचीत की अपील की। एक अंतरिम मतलब केयरटेकर सरकार बनाई गई, जिसका काम अगले चुनाव तक देश चलाना था। हाँ, लेकिन भविष्य को लेकर एक गहरी अनिश्चितता थी। कौन आएगा? क्या फिर वही पुरानी अस्थिरता लौटेगी? ये सवाल थे। ये वाकई में बहुत नाटकीय घटनाक्रम था। लेकिन आप कह रही थी कि इस हंगामे के बीच काठमांडू में कुछ और भी चल रहा था, कुछ बिल्कुल अलग। हाँ, और यहीं ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, जो नेपाल की खासियत है। जिस वक्त शहर के एक हिस्से में प्रदर्शन और पुलिस क्लैश चल रहे थे, आंसू गैस, नारेबाजी, हाँ, उसी वक्त शहर के पुराने इलाकों में वो सदियों पुराना रंगीन इंद्र जात्रा उत्सव चल रहा था, पूरे धूमधाम से। इंद्र जात्रा, हाँ, ये तो बहुत बड़ा त्योहार है काठमांडू का, बहुत पुराना भी है। बहुत पुराना, करीब 800 साल से। ये मानसून के अंत का प्रतीक है। इसमें वो जीवित देवी कुमारी की रथ यात्रा होती है, मुखौटे पहनकर लाखें नाचते हैं। हिंदू बौद्ध परंपराओं का संगम है ये। तो इस साल ये सिर्फ त्योहार नहीं रहा? नहीं, ये अपने आप में एक तरह का प्रतिरोध बन गया, नेपाली समाज की लचीलेपन का, उसकी गहरी जड़ों का प्रतीक। ये कैसे? मतलब लोग विरोध भी कर रहे थे और उत्सव भी? बिल्कुल, यही तो खास बात थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई युवा दिन में सरकार के खिलाफ मार्च करते थे और शाम को उन्हीं सड़कों पर अपने परिवार के साथ यात्रा के नाच गाने में शामिल हो जाते थे। कमाल है, एक तरफ पुलिस बैरिकेड, दूसरी तरफ उत्सव। हाँ, सोचिए, एक चौराहे पर तनाव और थोड़ी दूर दूसरे चौराहे पर लोग देवी देवताओं से सुरक्षा के लिए दिए जला रहे हैं। ये नज़ारा, ये बहुत कुछ कहता है। उथल पुथल के बीच भी जीवन चल रहा था, परंपराएं चल रही थीं। और शायद सिर्फ इंद्र जात्रा ही नहीं, और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। हाँ, ये भी जिक्र करने लायक है। उसी दौरान नेपाल आर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल NAC फेस्ट का उद्घाटन भी हुआ। उसमें 40 से ज्यादा प्रदर्शनियां, हेरिटेज वॉक, संगीत, नृत्य, खाना पीना, सब कुछ उस राजनीतिक तूफान के बीच चलता रहा। जैसे संस्कृति कह रही हो, राजनीति अपनी जगह, हम अपनी जगह। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो ऐसे संकट के समय में ये सांस्कृतिक निरंतरता बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये राष्ट्रीय पहचान को मजबूती देती है, लोगों को जोड़ती है, एक तरह का हौसला देती है, याद दिलाती है कि उनकी साझी विरासत इन राजनीतिक उठापटक से कहीं ज्यादा पुरानी और टिकाऊ है। ये सामूहिक लचीलेपन का, कलेक्टिव रेजिलियंस का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। इस पूरे घटनाक्रम में क्या इतिहास की कोई झलक दिखती है? क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है जिससे इसे जोड़कर देखा जा सके? हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने पहले कहा, 2006 के जन आंदोलन की यादें ताज़ा हो गईं, जिसने राजशाही खत्म करके लोकतंत्र की नींव रखी थी। लेकिन विडंबना यह है कि इतने सालों बाद भी
हाँ, विडंबना ये है कि आम नेपाली में राजनीतिक व्यवस्था, खासकर पार्टियों को लेकर एक गहरा मोह भंग है, मतलब निराशा है। लगातार भ्रष्टाचार के मामले, बनती बिगड़ती सरकारें, धीमी अर्थव्यवस्था, इन सब ने लोगों को सोचने पे मजबूर किया है कि क्या लोकतंत्र ने वाकई वो दिया जिसके लिए संघर्ष किया था। और क्या इसी निराशा का नतीजा था वो राजशाही समर्थक रैलियां जिनकी बात हुई थी? हाँ, 2025 की शुरुआत में इन प्रदर्शनों से पहले काठमांडू में कुछ रैलियां हुई थीं जिनमें राजशाही की वापसी के नारे लगे। हालांकि ज्यादातर जानकार मानते हैं कि राजशाही की वापसी की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये रैलियां संकेत थीं कि लोग मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता से निराश हैं और शायद कुछ लोग एक मजबूत नेता की तलाश में पीछे देख रहे हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि जो जेनजी सड़कों पर थी उनका एजेंडा ये नहीं था राजशाही बनाम गणतंत्र। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। इन युवा प्रदर्शनकारियों का फोकस एकदम अलग था। वो इस बहस में नहीं थे कि कौन सी व्यवस्था बेहतर है। उनकी मांगे क्या थी फिर? उनकी मांगे ज्यादा ठोस थीं, भविष्य को लेकर थीं। वो सरकार से जवाबदेही मांग रहे थे, नौकरियां मांग रहे थे, अपने डिजिटल अधिकार मतलब ऑनलाइन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और सिस्टम में पारदर्शिता चाहते थे। ये पीढ़ी का फर्क साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल, वे अतीत की लड़ाइयों को दोबारा नहीं लड़ना चाहते, वे अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं। तो अब नेपाल किधर जाता दिख रहा है? क्या ये सिर्फ एक और संकट है जो टल जाएगा या ये कोई बड़ा मोड़ साबित हो सकता है? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब कई बातों पर निर्भर करेगा। मेरे ख्याल से कुछ मुख्य सवाल हैं जिन पर नजर रखनी होगी। पहला, नेतृत्व का सवाल। हाँ, ओली के जाने से जो खालीपन आया है उसे कौन भरेगा? बिल्कुल, क्या फिर वही जोड़ तोड़ वाली कमजोर गठबंधन सरकारें बनेंगी जैसा सालों से होता आया है, या फिर कोई नया नेतृत्व उभरेगा जिसमें सच में सुधार लाने का दम हो? और दूसरा बड़ा सवाल वो युवा शक्ति का भविष्य। हाँ, ये जेन जेड जिसने सड़कों पर इतनी ताकत दिखाई, क्या वो इस ऊर्जा को किसी स्थायी राजनीतिक बदलाव में बदल पाएगी? कैसे? मतलब पार्टियों में जाके या अलग से? यही देखना होगा। क्या वो मौजूदा पार्टियों में घुसकर उन्हें बदलेंगे या अपने नए आंदोलन या मंच बनाएंगे, या फिर बाहर से ही दबाव बनाते रहेंगे? इस युवा ऊर्जा का राजनीतिक रूप क्या होगा, ये बहुत अहम है। और तीसरा पहलू संस्थाओं पर भरोसे का, जिसकी बात आपने पहले भी की थी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। प्रदर्शनों में जो मौतें हुई उनकी जांच क्या भरोसेमंद होगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? और क्या सरकार, पुलिस, संसद, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में लोगों का भरोसा वापस ला पाएगी? क्योंकि अगर इन पर ही भरोसा नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? बिल्कुल, इनकी साख मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इस पूरी तस्वीर में नेपाल की वो खास लोकेशन भारत और चीन के बीच, इसका भी तो असर होगा। निश्चित रूप से नेपाल की ये जो रणनीतिक स्थिति है, ये उसे भू राजनीतिक तौर पर बहुत संवेदनशील बनाती है। वो भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट जैसा है। इसलिए नेपाल के अंदर कोई भी बड़ी राजनीतिक अस्थिरता होती है तो दोनों पड़ोसी देशों की नज़र उस पर रहती है। दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए नेपाल का स्थिर रहना जरूरी है। हाँ, दोनों देश चाहेंगे कि वहां ऐसी सरकार हो जो उनके हितों का भी ध्यान रखे। बिल्कुल। तो काठमांडू में जो भी होगा उसका असर दिल्ली और बीजिंग में महसूस किया जाएगा। तो कुल मिलाकर नेपाल में सितंबर 2025 में जो हुआ वो कई बढ़तों वाली कहानी है। इसमें सेंसरशिप के खिलाफ आज़ादी है, दमन के खिलाफ गुस्सा है, राजनीतिक दांवपेच हैं, और इन सब के बीच वो सांस्कृतिक ताकत भी है जो अपनी जड़ों से जुड़ी है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र कोई बनी बनाई चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। हाँ, और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि काठमांडू की सड़कों पर उतरने वाली ये नई पीढ़ी अब शायद आसानी से चुप नहीं बैठेगी। उनकी आवाज़, जिसे न सिर्फ डिजिटल दुनिया से ताकत मिली है बल्कि अपनी पुरानी संस्कृति से भी पहचान मिली है, वो नेपाल की राजनीति को एक नया आकार दे रही है। भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि नेपाल का राजनीतिक नेतृत्व इन आवाज़ों को कितनी गंभीरता से सुनता है और उनकी उम्मीदों को कितनी जगह देता है। अगर वे ऐसा कर पाए तो शायद इस संकट से एक बेहतर नेपाल का रास्ता निकले, और अगर नहीं, और अगर वे इन आवाज़ों को अनसुना करते हैं तो 2025 की ये विरोध शायद आने वाले और बड़े तूफानों की सिर्फ एक आहट भर हों। और जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो शायद तात्कालिक राजनीति से आगे का है। ये जो युवा सक्रियता की लहर हमने देखी, जो एक साथ डिजिटल अधिकारों की आधुनिक भाषा भी बोलती है और इंद्र यात्रा जैसी प्राचीन परंपराओं से भी ऊर्जा लेती है,
ये 21वीं सदी में नेपाल की नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान की समझ को स्थायी रूप से कैसे बदल सकती है? क्या होता है जब एक पीढ़ी अपने डिजिटल भविष्य के लिए लड़ते हुए अपनी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक जड़ों में भी उतनी ही मजबूती से खड़ी रहती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक नेपाल के भविष्य को तय करे।